इस पूरी प्रस्तुति के दौरान हम ये समझेंगे कि कैसे एक आम इंसान ने इतिहास का सबसे बड़ा और लगातार फैला हुआ साम्राज्य खड़ा कर दिया और पूरी दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। अब एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज भी इतिहासकार बहस करते हैं। क्या वो एक जीनियस मिलिट्री रणनीतिकार था जिसने युद्ध के तरीके ही बदल दिए, या फिर महज एक बेहद क्रूर लुटेरा? मतलब आखिर सच क्या है? आइए हम इन्हीं दोनों पहलुओं को बिल्कुल तटस्थ होकर, यानी एकदम न्यूट्रल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तेमुजिन यानी चंगेज खान के उस शुरुआती जीवन की जो बेहद कठिन और संघर्ष से भरा था। जरा सोचिए, आज से करीब 860 साल पहले मंगोलिया के उन जमे हुए बेहद ठंडे मैदानों में इस कहानी की शुरुआत होती है। तेमुजिन सिर्फ 9 साल का था जब उसके पिता की हत्या कर दी गई और इसके तुरंत बाद उसके अपने ही कबीले ने उसके परिवार को बिल्कुल बेसहारा छोड़ दिया। खाने के लाले पड़ गए, भयानक गरीबी झेली, लेकिन कहते हैं ना, यही वो बुरा वक्त था जिसने उसे अंदर से फौलाद बना दिया। एक ऐसी जिद उसके अंदर पैदा हुई जो आगे चलकर पूरी दुनिया पर भारी पड़ने वाली थी। अब आते हैं उस दौर पर जब उसने बंटे हुए मंगोल कबीलों को एक करना शुरू किया। देखिए, बचपन की उन मुश्किलों ने उसे एक बात तो साफ सिखा दी थी कि अगर कबीले ऐसे ही बटे रहे तो कोई भी कभी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो अपनी जवानी के दिनों में उसने एक लगभग नामुमकिन सा काम शुरू किया, आपस में लड़ने वाले इन मंगोल कबीलों को एक साथ लाना। सच कहूँ तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं था। अगर इस पूरे सफर को समझना हो तो 3 शब्द काफी होंगे: भयानक युद्ध, अपनों का धोखा और फिर जाकर मिला समर्थन। जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने ही पीठ में छुरा घोंपा, लेकिन उसकी कमाल की रणनीति के आगे आखिरकार प्रमुख कबीलों को झुकना ही पड़ा। और फिर आता है इतिहास का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, साल 1206। ये वो साल था जब मंगोलिया के सभी बड़े और ताकतवर कबीलों ने हार मान ली और उसके नेतृत्व को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। सालों के खून खराबे के बाद जो मंगोल कल तक एक दूसरे के खून के प्यासे थे, वो अब एक बेहद ताकतवर और एकजुट फौज बन चुके थे। इसी ऐतिहासिक साल में दुनिया ने एक नया नाम सुना। तेमुजिन नाम का वो बेसहारा लड़का अब कहीं पीछे छूट गया था। अब वो बन चुका था चंगेज खान। इस उपाधि का मतलब ही होता है सर्वश्रेष्ठ शासक या महान खान। मतलब ये सिर्फ एक नाम नहीं था, बल्कि एक खौफनाक पहचान थी जो आगे चलकर उसकी असीमित ताकत का प्रतीक बनने वाली थी। तो चलिए अब बात करते हैं उसकी सबसे बड़ी ताकत की, चंगेज खान की सैन्य रणनीति। सिर्फ कबीलों को जोड़ लेना काफी नहीं था, उसे एक ऐसी वॉर मशीन बनानी थी जो उस वक्त की सोच से भी बहुत आगे हो। उसके सैनिक घोड़ों पर मीलों का सफर पलक झपकते ही तय कर लेते थे और उनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? मोबाइल आर्चरी, यानी सरपट दौड़ते घोड़ों से बिल्कुल सटीक तीर चलाना। इसके साथ ही उनकी बिजली जैसी तेज रफ्तार ने उन्हें दुनिया की बाकी सेनाओं से इतना अलग और खतरनाक बना दिया था कि कोई उनके सामने टिक ही नहीं पाता था। लेकिन इन खानाबदोश योद्धाओं को दुनिया की सबसे अजेय सेना किसने बनाया? वो था उनका लोहे जैसा सख्त अनुशासन। सेना में नियम इतने कड़े थे कि अगर किसी भी सैनिक ने कमांडर के आदेश की अनदेखी की तो सीधा मौत की सजा दी जाती थी, कोई माफी नहीं। इसी डर और कड़े नियमों ने एक ऐसी सेना खड़ी कर दी जो मैदान जंग में सिर्फ एक ही दिमाग से काम करती थी। अनुशासन की इस नींव पर ही दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माण हुआ। आइए इसे देखते हैं। इस खूंखार सेना के दम पर वैश्विक विजय अभियान शुरू हुआ। देखते ही देखते चीन, मध्य एशिया, फारस और यहाँ तक कि यूरोप के कई हिस्सों को मंगोल साम्राज्य में मिला लिया गया। कुछ ही सालों में उसका साम्राज्य हजारों किलोमीटर तक फैल गया। लेकिन इसका दूसरा पहलू बहुत खौफनाक है। इतिहासकारों की माने तो इस जबरदस्त विस्तार की कीमत बड़े पैमाने पर हुई जनहानि और भारी तबाही से चुकानी पड़ी थी। ये एक ऐसा ऐतिहासिक सच है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। एक तरफ बेहिसाब सफलता और दूसरी तरफ भयंकर तबाही। सच कहूँ तो यही वो दोहरापन है जिसकी वजह से चंगेज खान आज भी इतिहास के सबसे शक्तिशाली लेकिन साथ ही सबसे ज्यादा विवादित विजेताओं में से एक माना जाता है। उसकी कामयाबियों को नकारा नहीं जा सकता और उसके अभियानों से आए विनाश को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब इस साम्राज्य के विस्तार से जुड़ा एक बेहद दिलचस्प किस्सा है भारत से उसकी सेना की वापसी।
अक्सर एक सवाल उठता है कि क्या चंगेज खान कभी भारत आया था? तो ऐतिहासिक तथ्य ये बताते हैं कि हाँ, उसकी विशाल सेना पीछा करते हुए सिंधु नदी के क्षेत्र तक जरूर पहुंच गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसने भारत के अंदर कभी भी कोई बड़ा सैन्य अभियान शुरू नहीं किया। सेना वहीं से वापस लौट गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतिहासकार इसके मुख्य रूप से 3 कारण बताते हैं। पहला, उसके सैनिक सालों से लड़ते लड़ते बुरी तरह थक चुके थे। दूसरा बड़ा कारण था भारत का मौसम और यहाँ का भूगोल, जो मंगोलिया की उस ठंडी जलवायु से बिल्कुल अलग और काफी चुनौतीपूर्ण था। और तीसरा, शायद उस समय उसकी रणनीतिक प्राथमिकताएं कुछ और थीं और उसे अपने विशाल साम्राज्य के दूसरे हिस्सों पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी लगा होगा। खैर, वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ा और आखिरकार साल 1227 ईस्वी में दुनिया के इस सबसे खौफनाक विजेता की मृत्यु हो गई। लेकिन क्या उसकी कहानी यहीं खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। इंसान भले ही चला गया हो, लेकिन उसकी युद्ध रणनीतियां और उसका बनाया हुआ साम्राज्यवादी ढांचा आने वाले कई दशकों तक कायम रहा। आज भी दुनिया भर के सैन्य संस्थानों में उसकी युद्ध तकनीकों को बहुत गहराई से पढ़ाया जाता है। तो इस पूरे विश्लेषण को अगर हम समेटें तो चंगेज खान के 2 बिल्कुल अलग चेहरे हमारे सामने आते हैं। एक तरफ वो एक मास्टरमाइंड है, एक ऐसी सैन्य प्रतिभा जिसने खाना बदोश कबीरों को जोड़कर दुनिया जीतने वाली अजय सेना बना दी। और दूसरी तरफ है उसका वो क्रूर ऐतिहासिक सच, वो भीषण तबाही, खून खराबा और बर्बादी जो उसके अभियानों ने अपने पीछे छोड़ी। और अंत में यही सब हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या वो दुनिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास करने वाला एक महान शासक था, या फिर इतिहास का सबसे क्रूर और निर्दयी विजेता? सच तो ये है कि इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन यह सवाल हमें इतिहास के उन पन्नों को पलटने के लिए जरूर उकसाता है जहां तथ्य और नजरिए आपस में टकराते हैं।